नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सबके सब बहुत अच्छे हो और कहीं ना कहीं दिवाली के रंगों में, दिवाली के त्योहार में, दिवाली के जो कहते नहीं प्रकाश है उसमें सबके सब प्रफुल्लित हो, सबके सब अपने त्योहार पे अच्छे से दिवाली को एंजॉय कर रहे हो। सबको मेरी तरफ से, सब परिवार दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारा आपको मेरी तरफ से दुआएं, बहुत सारा प्यार। अगर आप मेरे से छोटे हैं तो मेरा आशीर्वाद, ठीक है। और आपके घर में जितने भी बड़े हैं उनको हमारी तरफ से प्रणाम। पूरा एग्जामपुर परिवार आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता है दिवाली के इस महोत्सव पर। आज भी कहीं ना कहीं दिवाली का त्योहार आपसे मिले बिना कैसे पूरा हो सकता है, इसलिए आज हम आज के सेशन में भी आपके समक्ष उपस्थित हैं। बहुत सारा कहीं ना कहीं उत्साह और बहुत सारा प्यार आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज का सेशन भी शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमेशा जो चीज कहते हैं, हाउ कैन बी ब्रेक फ्रॉम द रूटीन, समवेयर इट इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड अनब्रेकेबल पार्ट। एनीवेज, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का सेशन भी आपसे जरूर डिस्कस करूंगी। और आज का सेशन जो लेके आई हूं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने ये चैप्टर बहुत पहले आपसे डिस्कस किया था, मेटल नॉन मेटल वाला। धातु अधातु जैसा जो चैप्टर है ये दोस्तों हमें भी पता है और आपको भी पता है, केमिस्ट्री के जब टॉपिक्स पूछे जाते हैं तो ये अपने आप में एक रॉयल, मतलब अपने आप में एक विशेष भूमिका अदा करता है और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए फटाफट क्या क्वेश्चन है पहला आपका, और बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप भी कहोगे हाँ मैम इतने क्वेश्चन तो हमारे बेसिक से तैयार होने ही चाहिए। विच इज कॉल्ड द किंग ऑफ मेटल, इनमें से किसे धातुराज कहा जाता है। धातुराज का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है और डिस्कस भी किया है। यहाँ बहुत सारे बच्चे, हालांकि मुझको बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, एक बार सेशन को फटाफट शेयर मार दीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके ओके ओके, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। हाँ जी, तो इधर देखिए क्या आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, गोल्ड का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, किंग ऑफ मेटल्स के नाम से किसे जाना जाता है, धातुराज के नाम से किसे जाना जाता है, सोने को धातुराज के नाम से जाना जाता है जिसका सिंबल है AU, ठीक है। क्यों भाई इसको किंग ऑफ मेटल्स के नाम से क्यों जानते हैं, बिकॉज ये अति निम्न क्रियाशील धातु है। इट इज अ लीस्ट रिएक्टिव मेटल, जिसके ऊपर कभी जंग नहीं लगती है ना। ये एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। सोना है सदा के लिए वाली बात हो जाती है कि इसको तो पीढ़ियां पहनती हैं, है ना। आभूषण सोने के कभी भी जंग नहीं लगती, एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो इट इज अ मोस्ट मैलिएबल, सबसे ज्यादा पतली चादर पीट पीट के किसकी बनाई जा सकती है, ये अत्यंत आघात वर्धनीय धातु है। कैसी, शुद्ध हिंदी में बुकिश लैंग्वेज में ऐसी धातु जिसको पीट पीट कर पतली चादरों में ज्यादा से ज्यादा पतला बनाया जा सके, लंबी से लंबी चादर बनाई जा सके, उसको हम आघात वर्धनीयता का गुणधर्म कहते हैं। द मैलिएबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी ज्यादा होती है, गोल्ड की होती है। इसका सबसे लंबा तार खींचा जा सकता है, तो इट इज अ मोस्ट डक्टाइल टू। याद रखिएगा ये सबसे तन्य धातु है, याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा तन्य धातु है। सबसे ज्यादा कैसी धातु है, तन्य धातु है, लंबे से लंबा तार खींचा जा सकता है। और मैंने क्या क्या बताया था, चलो फटाफट डिस्कस भी करते हैं, और भी चीजें चलो नोट कर लो। क्या मैंने बताया था, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट कॉल्ड प्योर गोल्ड, है ना। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जबकि 18 और 22 कैरेट सोने का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। और 18 कैरेट सोने में कितने परसेंट प्योर गोल्ड होता है, 18/24 × 100 निकाल लो, 75% प्योर गोल्ड होता है। कितने कैरेट में, 18 कैरेट सोने में 75% प्योर गोल्ड होता है। ये गोल्ड है। गोल्ड के क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे एग्जाम में। और क्या पूछता है कि व्हाइट गोल्ड क्या होता है, ये भी तो क्वेश्चन आता है कि आजकल मार्केट में व्हाइट गोल्ड काफी फेमस है। व्हाइट गोल्ड क्या होता है, तो व्हाइट गोल्ड क्या होता है, प्लेटिनम का जब पानी चढ़ा दिया जाता है, याद रखिएगा प्लेटिनम कोटेड गोल्ड। व्हाट इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड, तो प्लैटिनम कोटेड गोल्ड इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड। जब प्लैटिनम का पानी चढ़ा हुआ या प्लैटिनम का कोटिंग कर दी जाती है तो उसको हम व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से जैसे व्हाइट गोल्ड पूछा जाता है ऐसे ही रोज गोल्ड का क्वेश्चन आता है।
किसका आता है? रोज गोल्ड, या जिसे हम बहुत ज्यादा अगर गूगल पे ट्रांसलेट करें तो गुलाब सोना लिख के आ जाएगा। सो डोंट बी कंफ्यूज। रोज गोल्ड कलर आपने आजकल मोबाइल, आईफोन्स, कार बॉडीज यहां सुना होगा। गेटिंग माय? लैपटॉप के पीछे बैक है ना। तो याद रखिएगा रोज गोल्ड क्या होता है? नथिंग। सोने के साथ जब तांबा मिला दिया जाए, ये जो मिश्र धातु होती है ये अक्सर 30% और 70% और 30% में बनती है। तो याद रखिएगा इसको हम मिश्र धातु, अब मिश्र धातु जिसको हम बोलते हैं एलॉय। समझ में आ रही मेरी बात बच्चे? ये गोल्ड है। और हमारे हर क्वेश्चन से आप भी कहीं ना कहीं संदेह नहीं रखते होंगे क्या कि ये क्वेश्चन मैम नहीं आते हैं? यही तो क्वेश्चन आते हैं, है ना, ये वन डे एग्जाम्स के। और स्पेशली जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, यहां तो फिर नॉन टेक्निकल कैसी भर्ती है एनटीपीसी है ना। तो ये नॉन टेक्निकल भर्ती है जहां पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं पूछा जाएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपसे। इसी तरीके से मूर्ख सोने का क्वेश्चन आता है जिसको हम फूल गोल्ड और फेक गोल्ड के नाम से बेटा जानते हैं। फूल गोल्ड और फेक गोल्ड का जब क्वेश्चन बनता है तो याद रखना किसको? पायराइट को। हिंदी में भी किसको? पायराइट को। ये क्या होता है? FeS2 को बोलते हैं, आयरन सल्फाइड को बोलते हैं। तो दिस इज द गोल्ड। क्लियर? अगर कहीं ना कहीं कोई भी टीचर या एस्पायरेंट जिसको अच्छा तजुर्बा है और वन डे एग्जाम्स पे, वो आपका अगर समय बचाएगा और आप अगर सही दिशा में तैयारी कर रहे हो तो इस ऐसे समय में जब लास्ट मोमेंट की बात हो रही होती है तो हम डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भागेंगे। पता चला खाली गोल्ड के इन क्वेश्चंस के खातिर हमने 1 घंटा खपा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो चीजें समझ में आ रही है ना। ऐसी क्विक रिवीजन की जरूरत इस टाइम आपको है। अगला क्वेश्चन फटाफट देखो क्या पूछ रहा है। फूल गोल्ड इज एक्चुअली रिलेटेड टू, अभी तो मैंने बताया था पायराइट को फूल गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। इनमें से किसका घनत्व सबसे अधिक होगा? भाई बताओ, क्या तांबे का घनत्व सबसे ज्यादा होगा जिसको हम बोलते हैं कॉपर, या फिर लोहे का घनत्व मतलब डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, या फिर पारे का घनत्व सबसे ज्यादा होगा, या सोने का घनत्व सबसे अधिक होगा? जल्दी से बताओ। यहां पर मैं आंसर देने से पहले आपको एक चीज रिवाइज कराना मतलब रिमाइंड कराना चाहूंगी। हाँ जी, शाबाश, बॉस से, ठीक है। यहां पर मैं एक ही चीज आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी। उस क्वेश्चन को, इसको छोड़ो, उस क्वेश्चन को ध्यान करो जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि सभी धातुएं लगभग पारे की सतह के ऊपर तैरने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि हर वो मेटल जिसकी डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी से कम होती है वो तैरने लग जाती है, जैसे कि सिक्का पारे की सतह के ऊपर तैरता है। लोहे की कील या लोहे का अगर हम बात करते हैं, बाकी सारी चीजें अगर हम बात करते हैं तो वो सब तैरती हैं। मात्र सोना एक ऐसी धातु है जो कि पारे की सतह पर तैरता नहीं है, डूब जाता है। बिकॉज गोल्ड इज हैविंग मोर डेंसिटी देन मरकरी। तो अब आप समझो इनमें से किसका घनत्व सबसे अधिक होगा। ज्यादातर बच्चे यहां पर जो होते वो ज्यादातर क्या करते हैं और करते हैं, ये करके आए हैं। एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया था किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, वो खुशी के मारे पारा टिक करके चले आए। लेकिन वो भूल गए कि मरकरी के साथ नीचे देखिए गोल्ड दे रखा है। सोना, यहां एक्सप्लेनेशन में अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, सोना पारे की सतह पर तैरता है, पारे की सतह पर तैरता है, फ्लोट करता है, क्योंकि इसका घनत्व किसकी अपेक्षा? पारे की अपेक्षा अधिक होता है। पारे की सतह पर तैरता है। लिख लो, याद रखोगे? ऐसे याद रखना, ठीक है, ऐसे याद रखना। यहां से इसी एक्सप्लेनेशन से आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, मेटल विच इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग फ्लाइट जर्नी। इनमें से कौन सी धातु हवाई जहाज से यात्रा के दौरान प्रतिबंधित होती है? भाई कौन सी धातु प्रतिबंधित होगी? जल्दी से बताओ, कौन सी धातु प्रतिबंधित होगी? यहां पर भी अगर आप मेरे से पूछो एक्सप्लेनेशन क्या है मैम, तो पहले एक्सप्लेनेशन देखो, आंसर तुम बाद में दे देना। हवाई जहाज हमेशा बनाने के लिए हल्की धातु एल्यूमिनियम के मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब एल्यूमिनियम के साथ निकेल या प्लेटिनम जैसी धातुएं मिला ली जाती हैं जिससे थोड़ा हार्डनेस आ जाए एल्यूमिनियम में। लेकिन घुमा फिरा के होता क्या है? मुख्य धातु एल्यूमिनियम,
है ना। तो एल्यूमिनियम जैसी धातु के साथ जो मरकरी है वो बहुत शीघ्र अमलगम बनाने लग जाती है। जैसे कि बचपन में दिवाली से ही, चलो हम एग्जाम्पल देते हैं, दिवाली पे हमने तो खेला, अब तुमने खेला पता नहीं, एक टिक्की आती थी, उसमें हम माचिस दिखाते थे तो वो कार्बन का सांप बनने लग जाता था। ऐसे करके दिखाओ तो वो अपने आप उठता उठता उठता, वो टिक्की पता नहीं तुमने खेली है या नहीं खेली है। मैं उसका उदाहरण इसलिए दे रही हूं, जैसे ही एल्यूमिनियम के ऊपर मरकरी को टपकाया जाता है, पारे को, तुरंत वहां पर इसी प्रकार से शीघ्र अमलगम बनना शुरू हो जाता है। आंखों के सामने देखते देखते उस धातु के हिस्से पर छेद हो जाता है। Overall means to say, because mercury makes quick amalgam with aluminum, that is the reason that mercury is not allowed during the flight journey. थर्मोमीटर जैसी चीजें, अगर आप कौन सा वाला थर्मोमीटर लेके जा रहे हो, डिजिटल वाला, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप जो थर्मोमीटर लेके जा रहे हो वो पारे वाला है तो आपको वहीं रखना पड़ेगा। आपको हम लैक्टोमीटर, उसमें भी मरकरी यूज होता है, वहीं रखना पड़ेगा। सो नॉट अ सिंगल डिवाइस इज अलाउड in aeroplane journey which is related to mercury. तो आंसर इज mercury। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन को देखो। बाकी देखो, ये भी आप भी ये बात बहुत अच्छे से समझते हो। हालांकि त्योहार तो त्योहार होता है, लेकिन सच्चाई बताऊं, जिंदगी का हर इंसान का अपना अपना लक्ष्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे हमारा और आपका त्योहार कब है? आपका त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार मैडम, हम गंगा नहा जाएंगे उस दिन जिस दिन हमारे हाथ में हमारी नौकरी हो, जिसके लिए हम पूरे परिवार को आंसरेबल हैं और सबसे पहले हम खुद के लिए आंसरेबल हैं। तो वो बस हमारी असली दिवाली उसी दिन है। ऐसी तरीके से भाई किसी किसी पिता का जिंदगी में उद्देश्य होता है कि यार मेरी घर में बेटी है, इसकी शादी हो जाए, हमारी दिवाली हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हर इंसान की जिंदगी में त्योहार का अलग अलग मीनिंग होता है और उसी उद्देश्य से मैं भी समझ पा रही हूं आपकी बात को। तो मैंने कहीं ना कहीं, हो सकता है लोग हंस रहे हैं, अरे यार दिवाली वाले दिन कौन पढ़ाता है, तो मैं यही कहूंगी, दिवाली किस दिन होती है मैं तुमसे तब पूछूंगी जब तुम्हारे हाथ में सरकारी नौकरी होगी। ठीक है, मैं उस दिन पूछूंगी आज कैसी फीलिंग आ रही है, तो कहोगे मैडम इतना तो हमने कभी खुशी अनुभव नहीं की, ऐसी 10 दिवालियां बराबर हो जाएंगी, आज वो वाली खुशी आ रही है ना। ये तो बात आप भी एग्री करोगे। चलो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मरकरी नेवर मेक्स अमलगम विद, पारा किसके साथ अमलगम नहीं बनाता? पारा सबके साथ। अमलगम का मीनिंग क्या होता है, पहले तो अमलगम समझो। द एलॉय ऑफ मरकरी, द एलॉय ऑफ मरकरी with other metals, मतलब जब अन्य धातुओं के साथ, जैसे कि मरकरी का जिंक के साथ ही जिंक अमलगम हो गया, मरकरी का चांदी के साथ ही चांदी का अमलगम हो गया, ऐसे ही मरकरी का किसी भी एलिमेंट के साथ, सपोज एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम अमलगम बन गया, तो हर वो मिश्र धातु जिसमें पारा उपस्थित है वो उस धातु का अमलगम कहलाएगा। Getting my point? But a single metal which never makes amalgam with mercury, that is only iron. याद रखिएगा, मात्र लोहा एक ऐसी धातु है जो मरकरी के साथ कभी अमलगम नहीं बनाता, और यही कारण है कि लोहे में जब मतलब मरकरी को लैब में रखना होता है तो 2 ही चीजों के बर्तनों का, मतलब पात्रों का, वेसल्स का यूज किया जाता है, या तो कांच और या फिर लोहा। तो याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। अगला क्वेश्चन देखो, एलॉय यूज्ड इन टूथ फिलिंग। यह भी क्वेश्चन बनता है आपका कि दांतों के भरावन में किसका प्रयोग करते हैं। सपोज किसी के दांत में छेद हो गया, दाढ़ में छेद हो गया और उसमें फिलिंग करनी है, उसमें भरावन करना है, तो किस चीज का प्रयोग किया जाए जिससे कि वो फिलिंग हो जाए। तो याद रखिएगा यहां पर सिल्वर एलॉय, आंसर ऑप्शन में मैंने दे रखा। अच्छा हाँ ठीक है, जब मरकरी एलॉय है, जब कॉपर एलॉय दे दिया, टिन एलॉय दे दिया, आयरन एलॉय दे दिया, तो मरकरी एलॉय ही तो हुआ। यहां पर सुनो, पहले एक्सप्लेनेशन सुनो। सिल्वर अमलगम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन है क्या वो? है तो मरकरी की मिश्र धातु ही, है ना। तो सिल्वर एलॉय या सिल्वर अमलगम, या स्पेशली किसका एलॉय है ये? मरकरी एलॉय का यूज किया जाता है
दांतों के भरावन में। तो यहां पर चाहो तो लिख लो सिल्वर अमलगम का प्रयोग किया जाता है दांतों के भरावन में, अमलगम, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। द क्वेश्चन इज स्टेनलेस स्टील इज हार्ड बिकॉज ऑफ, बताओ भाई। किचन में हम लोग स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज करते हैं, भाई लोहे के बर्तन में हम क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि हमें पता है जंग लग जाती। मैंने आपको जब एलॉयज का कॉन्सेप्ट कराया है क्लास में, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझाई है कि मिश्र धातुएं बनाने का मात्र उद्देश्य यही है कि शुद्ध धातु के जो अपने केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें थोड़ा सा वेरिएशन लेके आना। मतलब कहने का ये, अगर तुम गिलास और कटोरी, जिसको हम बोलते हैं चम्मच, थाली, बेलन, थाली और प्लेट, ये सारी चीजें अगर आप लोहे की यूज करो तो उस पर बहुत जल्दी जल्दी जंग लगेगी, है ना, और उसको फिर साफ करने में आपको टाइम लगेगा और तब भी गंदगी बनी रहेगी, स्क्रैचेस ज्यादा आएंगे, राइट। बट अगर हम उसका एलॉय बना देते हैं तो वो जंग रहित हो जाता है। इसी तरीके से देखो, ना केवल लोहा जंग खाता है, तांबे के बर्तन पूजा घर में रखे रखे हरे हरे पड़ जाते हैं, तो लोग तांबे की मूर्तियां नहीं बनवाते हैं, तांबे के संग जिंक मिला के पीतल की मूर्तियां बनती हैं। और मैं बताऊं, पुराने जमाने में अगर आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में सुना होगा तो अष्ट धातु की मूर्तियां, अष्ट धातु के बर्तन, अष्ट धातु 8 धातुओं का मिश्रण, सोना, चांदी, क्रोमियम, निकेल, जैसा, समझ में आई? ऐसे 8 धातुओं का मिश्रण भी महंगा पड़ता है, अब तो मिलता ही नहीं अष्ट धातु। कहो मैडम क्या क्या बातें करने लगते हो? हाँ, बट अष्ट धातु की मूर्तियां बनाने का उद्देश्य यही होता था कि मूर्तियां तो मंदिर में रखी रहेंगी, इन्हें पीढ़ियां पूजेंगी, रोज रोज थोड़ी ना बदली जाएंगी। दैट इज वाई एलॉय प्रिफर्स टू मेक द स्टैच्यूज इन द टेम्पल्स। इज इट क्लियर? तो याद रखिएगा। खैर, वापस आओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि मिश्र धातुएं, स्टेनलेस स्टील इज हार्ड बिकॉज ऑफ, तो याद रखिए स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, निकेल, क्रोमियम और कार्बन की मिश्र धातु होती है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये तो नॉन मेटल है, ये तो धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है, पर ये तो अधातु है। तो कार्बन का क्या यूज है? कार्बन इज जस्ट ओनली प्रोवाइड्स द हार्डनेस इन स्टेनलेस स्टील। इज इट क्लियर? चलो, तो किन 3 धातुओं का मिश्रण है? केवल इन 3 धातुओं का मिश्रण है। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। हाँ जी, क्या पूछ रहा है आपसे? मेन ओर ऑफ आयरन इन नेचर, प्रकृति में लोहे का मुख्य अयस्क। प्रकृति में लोहा सबसे ज्यादा किस रूप में प्राप्त होता है? प्रकृति में लोहा सबसे ज्यादा हेमेटाइट के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम Fe2O3 फॉर्मूले से याद रखते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकृति में लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। रूबी एंड सफायर्स आर केमिकली नोन एज, माणिक तथा नीलम को ऑप्शंस है माइका, ऑप्शन है अभ्रक, ऑप्शन है आपका क्ले, इसको हिंदी में भी ऐसे क्ले, अच्छा टेल्क रॉक्स को बोलते हैं इसी तरीके से टेल्क चट्टान। ठीक है, तो याद रखिए भाई, क्या पूछ रहा है आपसे कि माणिक और नीलम जैसे रत्न जो हम उंगलियों में पहनते हैं, माणिक और नीलम जैसे रत्न जो हम उंगलियों में पहनते हैं, इनको जब हम, जैसे हीरा है, हीरा क्या होता है? वो तो कार्बन का एलोट्रोप होता है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट से हीरा खरीद के लाए, परचेस करके लाए, भगवान करे खरीदो हीरा, ठीक है, और मेरे से पूछो मैम ये डायमंड प्योर है, तो मैं यही कहूंगी कि इसको लैब में सर्टिफिकेशन के लिए भेजो। वहां पे साइंटिस्ट इसको चढ़ाएंगे मशीनों के ऊपर और इसके ऊपर डालेंगे एक्सरे, फिर चेक करेंगे कि देखो ये कार्बन का एलोट्रोप है, इसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है, ठीक है, सर्टिफिकेट बना दो, इट इज अ प्योर डायमंड। इसी तरीके से जो माणिक, नीलम, पुखराज, उखराज, ये भी रत्न मार्केट में, ये कोई बनाता थोड़ी ना है सुनार, ये प्रकृति में निकलते हैं खानों में, जैसे हीरा निकलता, बट ओरिजिनल चीज के नाम पर कहीं सब्स्टिट्यूट तो नहीं दिया जा रहा। ये कैसे पता चले? तो प्योर पुखराज, नीलम, इलम की पहचान यही होती है कि इनको लैब में ले जाके जब टेस्ट करे जाते हैं अलग अलग तरीके से और चेक किया जाता है कि देखो ये Al2O3 है, जिसको हम बोलते हैं कोरंडम, अगर ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है जिसको कोरंडम के नाम से जाना जाता है, तो ये वो है, क्या नाम है, माणिक और नीलम है,
और नहीं तो फिर तुम्हें फर्जी चीज दे दी, बात खत्म। ठीक है, ऐसे तभी लोग सर्टिफिकेशन के बिना इन चीजों को नहीं खरीदते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैरेट डिफाइंस द व्हाट, बताओ भाई। ये क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं, आप लोग जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, जितने लोगों ने भी, हाँ मेरे से छोटे जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, आप भी एग्री करोगे कि ये केवल एनटीपीसी ही नहीं, वन डे एग्जाम्स में घुमा फिरा के ये तो हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको कर लो अच्छे से। क्या है? कैरेट शब्द हीरे के किस गुण की व्याख्या करता है? क्या शुद्धता को बताता है, उसकी कटिंग को बताता है, द्रव्यमान को बताता है, या चमक को बताता है? तो मैंने आपको बताया भी था कि 1 कैरेट इज इक्वल्स टू होता है 200 मिलीग्राम, और ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम ये सब आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि ये किसकी यूनिट्स होती हैं? ये तो भाई मास या द्रव्यमान की यूनिट्स होती हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि कैरेट शब्द हीरे के द्रव्यमान की व्याख्या करता है। ठीक है, प्योरिटी वगैरह के लिए सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, खान में से जो निकला, अगर ये प्योर हीरा है, डायमंड की ही माइन है, तो उसमें टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर निकलेगा ही निकलेगा। धातु है तो उसमें तो मिलावट की जा सकती है कि ये प्योर है, ये इम्प्योर है। और रही बात स्टोन्स की, तो अगर स्ट्रक्चर वैसा है तो हीरा है, और स्ट्रक्चर नहीं है तो वो हीरा ही नहीं है। इम्प्योर हीरा क्या होता है? तो मैडम हीरा है, उसमें टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर नहीं है, थोड़ा सा हिला हुआ है स्ट्रक्चर। समझ में आ रही मेरी बात? मजाकी अंदाज में समझा रही हूं, बट रियलिटी यही है। पत्थरों में प्योरिटी और इम्प्योरिटी नहीं होती है तो असली है, वरना नहीं है, नकली है ही नहीं हीरा। तो ऐसे याद रखो कि प्योरिटी का हिसाब नहीं होता है, कटिंग वटिंग का भी हिसाब नहीं होता है, कटिंग की नहीं जाती, कटिंग ईश्वर द्वारा करी होती है उसमें। आप नेट उस पे देखना, यूट्यूब वगैरह पे देखना, नेशनल ज्योग्राफी पे बड़े अच्छे से दिखाते हैं माइंस में निकला हुआ हीरा किस तरीके से फॉरेनर्स कैच करते हैं अपने कैमरे में, तो वो चीज अलग ही होती है ना। तो उसमें तो ऑटोमेटिकली चमचम चमचम टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर आपको दिखता है, जिसको बोलते हैं कंप्लीट रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। A metal used started to melt on palm. हथेली पर पिघलने लग जाए, ऐसी धातु कौन सी होती है? हथेली पर पिघलने वाली धातु का नाम बताइए। क्या फ्रेंशियम, गैलियम, है, क्रोमियम, या फिर कैडमियम? बताओ भाई। मैंने आपको बताया था मरकरी तो होती ही है लिक्विड में, वो इतनी ज्यादा लिक्विड में होती है कि आप हथेली पर करने की जरूरत ही नहीं है, उंगली डालो निकाल लो, ऐसी पिघली धातु होती है। जैसे चाय रखी होती है, जैसे लिक्विड रख लेते हैं, तेल भर के रख लेते हैं, वैसे लिक्विड होता है। लेकिन गैलियम एक ऐसी मेटल है जिसको जैसे सर्दियों में देसी घी जम जाता है, सर्दियों में गोले का तेल जैसे जम जाता है, फिर उसको हम चम्मच से निकाल के हथेली पे रख के और फिर ऐसे ऐसे करते हैं, तब वो पिघल जाता है। Similarly, there is a metal which have the same property which is known as gallium. तो गैलियम एक ऐसी मेटल है जो कि हल्का सा हाथ पर रगड़ने पर, हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। तो इन चीजों को बेटा ध्यान रखिएगा। आज के क्वेश्चंस ही हमने आपसे ऐसे कुछ डिस्कस किए जो कि आपको भी लग रहा होगा कि हाँ ये तो कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और चीजों को एमसीक्यू तो बहाना है, हमें कंसेप्ट क्लियर कराना है, और वही हम करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि हम आपके और अपने असली त्योहार की तैयारी कर रहे हैं, असली दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। तो वंस अगेन अ वेरी हैप्पी Diwali to all of you. May God bless you with a lots of success and happiness in your life. May Diwali bless you with a lots of light of success and happiness. Thank you so much.